आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान और जांच तकनीकों के विकास के साथ कई पुलिस बल अब इन्हीं तकनीकों पर मामलों को सुलझाने के लिए निर्भर है। लेकिन एक पुराना उपकरण है जो वे बार बार इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी कैमरे। किसी भी शहर में किसी भी समय हजारों सीसीटीवी कैमरे होते हैं। ये कैमरे उन अपराधों को सुलझाने के लिए जीवन रेखा है जो असंभव लगते हैं। नंबर 10, 55 वर्षीय जूली बकली, विल्मिंगटन, कैम्ब्रिजशायर निवासी एक दयालु और प्रेमपूर्ण महिला थी। 2024 के अंत में वह दोस्त कार्ल हचिंग्स के साथ रहने लगी और अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। शुरुआत में रहने की स्थिति सौहार्दपूर्ण थी और उनके लिए सब कुछ बेहतर होता दिख रहा था। 2025 की शुरुआत में जूली रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, जिससे जिले के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक शुरू हुआ। जनवरी 2025 के अंत में जूली ने अंतिम बार अपने प्रियजनों से संपर्क किया। शुरुआती कुछ दिनों में उन्हें लगा कि वह व्यस्त है या उन्हें थोड़ा समय चाहिए। जैसे जैसे दिन बीते उनकी चिंता बढ़ी। फरवरी की शुरुआत में जब वह कई मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर नहीं आई तो चिंता चरम पर थी। इसी दौरान कैम्ब्रिजशायर पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने गुमशुदगी की जांच शुरू की। उन्होंने पता लगाया कि जूली एक आदमी के साथ रह रही थी जिसका नाम कार्ल हचिंग्स था और वे विल्मिंगटन नामक छोटे गांव में रहते थे। उन्होंने जूली के फोन और बैंक रिकॉर्ड निकाले। रिकॉर्ड से पता चला कि उस साल 28 जनवरी तक उसका संपर्क बंद हो गया था, पर बैंक कार्ड्स पर गतिविधि काफी समय तक जारी रही। शक होने पर पुलिस ने स्थानीय दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकालने का निर्णय लिया। फुटेज से साबित हुआ कि जूली को आखिरी बार 28 जनवरी को देखा गया था, जब वह पास के एक शहर में बुडजेन सुपरमार्केट पर रुकी थी। फुटेज खंगालते हुए उन्हें अहम सुराग मिला। 30 जनवरी को सुबह 8:41 पर कार्ल को एक स्थानीय दुकान में शराब खरीदते हुए कैमरे में कैद किया गया और उसने जूली के बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि जूली के लापता होने और जांच शुरू होने के बीच कार्ल ने उसकी कार 500 पाउंड में बेच दी थी। 13 फरवरी को कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने कार्ल से मिलने का फैसला किया। जब उसने उनका अपने घर में स्वागत किया तो उन्होंने पूरे घर में लाल बूंदें देखी। कुछ देर बाद कार्ल को जूली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके अवशेष पास के गांव क्राइस्ट चर्च में सितंबर 2025 में जाकर मिले। पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि उसके सिर पर कम से कम 11 वार किए गए थे। तब तक कार्ल जेल में था और मुकदमे का इंतजार कर रहा था। 2025 के अंत में कार्ल ने जूली की हत्या का दोष स्वीकार किया। उसके बचाव पक्ष ने यह दलील देते हुए कम गंभीर आरोपों के लिए कई याचिकाएं दायर की थी कि उसकी जिम्मेदारी घटी हुई थी, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया गया। उसकी सजा का ऐलान 9 जुलाई 2026 को होना है और कई लोग मानते हैं कि उसे उम्र कैद मिल सकती है। नंबर 9, 6 फरवरी 2026 को भारत के गांव की शांत जिंदगी पुलिस सायरनों और भारी पुलिस बल की तैनाती से टूट गई। आगरा, उत्तर प्रदेश। पुलिस आने वाले घंटों में उस दिन की खोज की सच्चाई उजागर करने के लिए हर मिनट काम करेगी। उस सुबह आगरा में काम करने वाले मजदूरों ने देखा कि एक गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे कंबलों का एक बंडल लावारिस पड़ा हुआ था। उनके पहुंचते ही अंदर से तेज बदबू आई तो उन्होंने आगरा पुलिस को बुलाया। उनके पहुंचते ही उन्होंने जगह घेर ली और कंबल खोलकर अंदर 20 से 29 साल की महिला की लाश पाई। मौके पर की गई जांच में उसकी गर्दन के किनारे पर गला कसने के निशानों से मेल खाते निशान पाए गए और उसके हाथ पर सनी लिखा या टैटू किया हुआ था। गांव में कोई नहीं जानता था वह महिला कौन थी। पुलिस को उसकी पहचान के लिए काम करना था। मीडिया में अपील की गई जिसमें उस महिला को 20 से 30 साल की जवान, काले बालों वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली, काजल और लिपस्टिक लगाए बताया गया। अपील में यह भी जोड़ा गया कि उसके गाल पर एक चोट थी जिसे आत्मरक्षा में लगी हुई चोट माना जा रहा था। आगरा पुलिस ने भी कुछ अलग करने का फैसला किया और जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके उस महिला की एक फोटो बनाई जैसी वो जिंदा रहते हुए दिखती थी। इस तस्वीर और पोस्टमार्टम फोटो के फैलने से पुलिस को जल्दी सुराग मिल गया। जब वे अपनी पीड़िता की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान
वे जिम्मेदार व्यक्ति को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वह पुल या हाईवे बहुत व्यस्त था और वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उस दोपहर अधिकारियों ने घंटों की फुटेज देखी और एक सुराग मिला। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक आदमी सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है और कुछ ही पलों में वह आदमी कंबल में लिपटी महिला की लाश निकालता है और उसे सड़क के किनारे रख देता है, फिर वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। पुलिस ने दर्जनों कैमरों से कार का पीछा किया और मेहनत के बाद जवाब मिला। उसकी लाश मिलने के 24 घंटे बाद महिला की औपचारिक पहचान सोनाली के रूप में हुई। मीडिया को उसका उपनाम जारी नहीं किया गया था। संदिग्ध 25 वर्षीय सनी था। पुलिस के अनुसार सनी ने दिल्ली में कहीं सोनाली पर हमला किया और उसका गला घोट दिया, फिर उसकी लाश को लपेटकर सड़क के किनारे फेंक दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनाली और सनी रिश्ते में थे, लेकिन 5 फरवरी को सोनाली ने सनी से रिश्ता खत्म करने की बात कही, जैसे वह किसी और को देख रही हो। इससे वह गुस्से में आ गया और माना जाता है कि उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जान लेने की साजिश रची। साल 2026 के जुलाई तक सनी अभी भी मुकदमे का इंतजार कर रहा है। नंबर 8, हचिनसन। मिनेसोटा की 20 वर्षीय एम्बर चेक को लोग होशियार और प्यार करने वाली, समुदाय के प्रति समर्पित युवती मानते थे। 23 के मध्य में एम्बर ने हाई स्कूल से स्नातक कर वेल्डिंग में करियर चुना। मई 24 में एम्बर ने स्थानीय कम्युनिटी कॉलेज से 10 महीने का वेल्डिंग कोर्स पूरा किया। उनके शिक्षक उन्हें वेल्डिंग और इंजीनियरिंग में प्रतिभावान छात्रा मानते थे। उन्हें मेहनती बताया गया था और इन्हीं कौशलों से कोर्स खत्म होते ही 1 महीने में नौकरी मिल गई। उसी जुलाई में एम्बर ने कोकाटो के एडवांस्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में काम शुरू किया। वो जल्दी ही सहकर्मियों में घुल मिल गई, जिन्होंने उनकी स्वाभाविक कौशल और सहज स्वभाव को पहचाना। फिर भी सब कुछ आसान नहीं था। इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेल्स पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कुशल पेशों में काम करने वाली हर 4 में से 1 महिला ने कहा कि उन्हें उनके पुरुष सहकर्मियों द्वारा हमेशा या अक्सर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वेल्डिंग ही नहीं, पुरुष प्रधान क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी अक्सर उत्पीड़न झेलना पड़ता है। एम्बर कंपनी में गिनी चुनी महिलाओं में से एक थीं और अधिकतर ने स्वागत किया, लेकिन एक सहकर्मी को वो पसंद नहीं आई। अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों के बावजूद एम्बर ने लगातार मेहनत की और अपने सामने रखी गई हर बाधा पार की और हर लक्ष्य हासिल किया। वो वेल्डिंग और इंजीनियरिंग से इतनी जुड़ी थी कि काम से हटकर भी अपने पुराने हाई स्कूल में पढ़ाती थीं और ट्रेड इंडस्ट्री में महिलाओं का समर्थन करती थीं। 11 नवंबर 2005 को एम्बर रोज की तरह जल्दी काम पर पहुंची और कॉफी बनाई। जब वो दिन शुरू करने के लिए तैयार हो गई तो अपने वर्क स्टेशन पर गई और अपने काम में जुट गई। वो फैक्ट्री में अकेली नहीं थी, उनके सहकर्मी भी पास में थे। सुबह 6 बजे से पहले राइट काउंटी शेरिफ का कार्यालय फैक्ट्री बुलाया गया। कॉल में अंबर की सहकर्मी ने बताया कि उनके सिर से खून बह रहा है और तुरंत मदद चाहिए। शुरुआत में हादसे का शक था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचकर सच्चाई पता चली। उस सुबह 40 वर्षीय डेविड ब्रूस डिलोंग ने सुबह की शिफ्ट के लिए हाजिरी लगाई और वर्क स्टेशन गए। ठीक 6 बजे से पहले उन्होंने एक हथौड़ा उठाया, एम्बर की ओर बढ़े और उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद वह शांतिपूर्वक सहकर्मी से बोले, मैंने तुम्हारे हथौड़े से मारा, वह टूल बॉक्स के पास है, और वह चली गई। पैरामेडिक्स की पूरी कोशिशों के बावजूद एम्बर अपनी चोटों से नहीं बच सकी और घटनास्थल पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राइट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने फैक्ट्री के सीसीटीवी टेप्स की एक कॉपी मांगी और जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने पूरी घटना को होते हुए देखा। डेविड को थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस के सामने पूरा कबूलनामा दिया। उसने बताया कि वह काफी समय से इस हमले की योजना बना रहा था और उसे एम्बर पसंद नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका में ट्रेड्स में काम करने वाली महिलाओं ने उनके अंतिम संस्कार के लिए गोफंडमी पर हजारों डॉलर दान किए, जिससे समुदाय की ताकत और एकता दिखी। डेविड के खिलाफ मुकदमा काफी समय से चल रहा है और अप्रैल 2026 में वह मानसिक रूप से मुकदमे के लिए अयोग्य पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक ने डेविड को मानसिक बीमारी के चलते मुकदमे के लायक नहीं पाया। बचाव पक्ष ने डेविड को हिरासत के बजाय
मनोचिकित्सीय अस्पताल भेजने की मांग की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं। मामले में अभियोजक इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब डेविड मानसिक स्वास्थ्य उपचार पूरा कर ले, ताकि वे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा की मांग कर सके। नंबर 7, पेरिस का लोअर म्यूजियम फ्रांस का प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक है, जो 1793 में फ्रांसीसी कुलीन वर्ग के अनुरोध पर खुला था। शुरुआत में ये दौलत और दुर्लभ वस्तुएं दिखाने का तरीका था, फिर आम फ्रांसीसी नागरिकों के लिए कला और अनमोल वस्तुएं देखने की जगह बन गया। 1900 के दशक तक यह म्यूजियम यूरोप और दुनिया के कला प्रेमियों का प्रमुख आकर्षण बन गया। आधुनिक समय में हम इसे मोनालिसा, जनता की स्वतंत्रता और वीनस दी मिलो के घर के रूप में जानते हैं, साथ ही हजारों अन्य सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कृतियों के लिए भी। इतनी करोड़ों डॉलर की कलाकृतियों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि लोअर में सुरक्षा बेहतरीन होगी। फरवरी 1925 में चोरों का एक समूह न केवल अंदर घुस गया, बल्कि अनमोल वस्तुएं चुराने में भी कामयाब रहा और किसी के ध्यान में आने से पहले ही फरार हो गया। इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा गया, जिससे उस जगह की कमजोर सुरक्षा सामने आई। 19 अक्टूबर को संग्रहालय कर्मचारी रोजाना की तरह प्रदर्शनियों की जांच कर रहे थे। रात 10 बजे के बाद किसी ने अलार्म बजाया कि संग्रहालय में चोरी हो गई और कई चीजें गायब है। पेरिस की पुलिस कुछ ही सेकंड में लोवर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। अफरा तफरी में एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बताया कि निर्माण मजदूरों के समूह ने पावर टूल्स के साथ उसे धमकाया। पुलिस तुरंत सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंची ताकि डकैती का तरीका पता चल सके। उस सुबह 9 बजे कुछ लोग म्यूजियम पहुंचे, जिनके पास एंगल ग्राइंडर, आरी और कटर थे। उनमें से 2 लोग इमारत के किनारे लगी सीढ़ी पर चढ़े और पहली मंजिल की खिड़की से म्यूजियम में घुस गए। 4 मिनट में चोर अंदर आकर वारदात के लिए तैयार थे। एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करके चोर मोटे शीशे और खिड़कियों को भी काटने में कामयाब हो गए, जो प्रदर्शनों की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। शीशा काटते ही अलार्म बजा, पर सीसीटीवी में दिखा सुरक्षा गार्ड्स औजारों की धमकी से भाग गए। अगले 4 मिनटों में वे लोग रानी की नीलम ज्वेलरी का संग्रह चुरा ले गए, जो प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। उन्होंने एक ज्वेलरी सेट चुराया जिसमें पन्नाहार, झुमके, ब्रोच और महारानी यूजिनी का ताज था, जो नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में बना था। इन लोगों ने इन प्रदर्शनों में घुसकर सिर्फ 3 मिनट 57 सेकंड में चोरी कर ली, जो चोरों की हैरत अंगेज लेकिन चिंताजनक करतूत थी। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 102 मिलियन या 88 मिलियन यूरो मूल्य के अनमोल रत्न चुरा लिए। ये फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने चोरों का पीछा किया जब वे डकैती शुरू होने के सिर्फ 8 मिनट बाद ही वहां से भाग निकले और देखा कि वे पास में खड़ी एक ट्रक में फरार हो गए। इसके बाद वे ट्रक की जानकारी निकाल पाए और कुछ दिन में गिरफ्तारियां हो गई। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच कम से कम 9 लोगों को इस डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। चोरों के खिलाफ मामला जारी है क्योंकि जांच अब बेल्जियम तक बढ़ गई है। लूव्र की कई कीमती वस्तुएं अब भी गायब है। जानकारी होने पर यूरोपोल 3170 302 5000 या पेरिस पुलिस 121 से संपर्क करें। नंबर 6, 45 वर्षीय एंजेला शेलिस एक दयालु देखभाल करने वाली महिला थी, जो अपने 18 वर्षीय बेटे ट्रिस्टन रॉबर्ट्स के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। शुरुआती जीवन में ट्रिस्टन को ऑटिज्म और ADHD का निदान हुआ था, जिससे उन्हें अतिरिक्त सहायता चाहिए थी। ये दोनों वेल्स के प्रेस्टेटिन शहर के पास शांत इलाके में रहते थे। वेल्स के कुछ हिस्से काफी दूर दराज हैं और लोगों के लिए अक्सर वो सहायता प्राप्त करना मुश्किल होता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। मुश्किलों के बावजूद एंजेला ने हार माने बिना परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूर्णकालिक काम किया। अक्टूबर 2025 में ट्रिस्टन ने 18वीं सालगिरह मनाकर वयस्कता में कदम रखा। उनके परिवार के अनुसार वह हमेशा से ही शांत और संकोची इंसान रहे हैं, जो अपना खाली समय ऑनलाइन बिताना पसंद करते थे। उन जगहों में से एक जहां वह समय बिताना पसंद करते थे वह थी डिस्कॉर्ड, जो एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है।
डिस्कॉर्ड सैकड़ों शानदार कम्युनिटीज का प्लेटफॉर्म है जहां लोग खेलों पर बात कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और अपनी रुचियों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अंधेरा पक्ष भी है जहां कुछ चैट रूम महिलाओं से नफरत और इंसेल ग्रुप्स के लिए बने हैं। ट्रिस्टन खुद को ऐसे ही एक ग्रुप में पाते हैं और नियमित रूप से महिलाओं के प्रति अपनी नफरत के बारे में बात करते हैं। अपने दोस्तों से कहते हैं कि उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं करते। उस साल अक्टूबर में ट्रिस्टन ने अपने दोस्तों से कहना शुरू किया कि वो किसी महिला की जान लेने की योजना बना रहे हैं, लेकिन चैट में किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि वो सच में ऐसा करेंगे और इसके बावजूद उन्होंने उसे उकसाया। यह हिंसक वार्ता 23 अक्टूबर को चरम पर पहुंची और 24 अक्टूबर तक चली। इससे वेल्स में दशकों में सबसे बड़ी जांचों में से एक शुरू हुई। 24 अक्टूबर को एंजेला के दूसरे बेटे को चिंता हुई जब वो उनसे संपर्क नहीं कर सका। वो पढ़ाई के लिए दूर गया और उसे अजीब लगा कि वो मां से संपर्क नहीं कर पा रहा। उसने अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 24 तारीख की शाम तक उसके परिवार ने पुलिस को फोन किया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं ने ट्रिस्टन से बात की, पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। एक दिन बाद 25 अक्टूबर को दो लोग जो अपने कुत्तों को घुमा रहे थे एक नेचर रिजर्व से गुजर रहे थे। उन्होंने झाड़ियों में एक बैसाखी परी देखी और जब वे जांच करने के लिए पास गए तो उन्हें एक महिला की लाश मिली। कुछ घंटों में शव की पहचान 45 वर्षीय एंजेला रॉबर्ट्स के रूप में हुई, जिनसे आखिरी बार 23 अक्टूबर को संपर्क हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर ट्रिस्टन ने हर सवाल पर नो कमेंट कहा। उन्हें बेटे पर शक था, लेकिन अपने दावों को साबित करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए थे। अधिकारियों ने मौके पर घर में लगी रिंग डोरबेल की फुटेज निकालने का फैसला किया। सुबह 3:19 बजे ट्रिस्टन अपनी मां को घर से बाहर ले जाते दिखे और 3:30 बजे तक सीसीटीवी ने दोनों को रेलवे लाइन के पास नेचर रिजर्व की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया। पुलिस ने फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों का खजाना पाया, जिससे उनकी शंका सही साबित हुई। हमले से कुछ घंटे पहले ट्रिस्टन ने वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा, आज रात एलेक्स, मैं अपनी मां पर हथौड़े से हमला करूंगा। उसके लैपटॉप से मिले फुटेज और सबूतों से पुलिस समय रेखा जोड़ पाई। 23 अक्टूबर की आधी रात से पहले ट्रिस्टन ने अपनी मां का गला दबाया, लेकिन वो बच गई। उन्होंने ट्रिस्टन से बार बार 911 पर कॉल या मदद लेने देने की गुजारिश की। आखिरकार सुबह 3 बजे ट्रिस्टन मान गया। यही उसकी चालाक योजना शुरू हुई। सीसीटीवी में दिखा कि उसने मां को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकाला। वह उसे नेचर रिजर्व ले गया और वहां हमला जारी रखा, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। कुछ घंटे बाद उसने डिस्कॉर्ड में लिखा, वो बहुत डरावना और पागलपन जैसा था। मैंने उसकी जान ले ली, काम हो गया। इसके बाद वह अपने दिन के काम वैसे ही करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 25 अक्टूबर को उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। इसी साल फरवरी में उसने जुर्म कबूल किया और उसे उम्र कैद की सजा मिली, जिसमें कम से कम 22 साल तय हुए। नंबर 5, सना यूसुफ पाकिस्तान में अपने समुदाय की एक उभरती हुई हस्ती थी और इसकी वजह उनका तेजी से बढ़ता टिकटॉक पेज था। 2025 के मध्य तक उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने अपना पेज और अपनी आवाज महिलाओं के शिक्षा अधिकारों की बात करने के लिए समर्पित की, जिससे लाखों युवा लड़कियां उच्च शिक्षा और अवसरों की तलाश के लिए प्रेरित हुईं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज का ही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने पेज से कमाए गए पैसों का भी इस्तेमाल जरूरतमंद लड़कियों की मदद के लिए किया, उनकी शिक्षा, भोजन और आवास का खर्च उठाया। सना ने दूसरों से भी ऐसा ही करने की अपील की और इससे एक ऐसा समुदाय बना जहां महिलाएं एक साथ आकर खुद को बेहतर बना सकी। जहां लाखों युवा महिलाएं उन्हें पसंद करती थी, वहीं कई लोग उनके कंटेंट या संदेश से असहमत थे और उन्हें अक्सर नफरत भरी टिप्पणियों की बौछार झेलनी पड़ती थी। उन्होंने इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सच कहे तो उन्होंने इन्हें अपनी और अपने मिशन की ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे वह और भी मजबूत बन गई। नई शोहरत और दौलत संभालना शुरू में मुश्किल था, पर उन्होंने इंटरनेट पर मिली प्रसिद्धि को जल्दी संभालना सीख लिया। जून 2025 में वह अपने विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के बीच में थी और अपनी पढ़ाई के बाद अपने सपनों के करियर की योजना बनाना शुरू कर रही थी। 2 जून की सुबह वो इस्लामाबाद के G31 स्थित घर में अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गई। उस सुबह घर में सिर्फ सना और उनकी चाची थीं,
क्योंकि बाकी लोग परिवार से मिलने गए थे। दोपहर में चाची ने गुब्बारे फूटने जैसी आवाज सुनी और भतीजी के कमरे में गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने सना को फर्श पर और एक आदमी को उनके ऊपर बंदूक लिए देखा। चाची ने तुरंत स्थिति समझी और उस आदमी से जान बख्शने की विनती की। उनके अनुसार उसने बात नहीं सुनी। उसने हथियार चलाने की कोशिश की, लेकिन अटकने पर भाग गया। सना की चाची ने मदद के लिए पुकारा, क्योंकि पड़ोसी पहले से ही चीखें सुनकर बाहर थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस कुछ देर में पहुंची और पुष्टि की कि वह अब नहीं रही। इस्लामाबाद पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुलाया और वो घटनाओं का बयान देने में सक्षम रही। वह अपराधी का हुलिये के आधार पर बना स्केच देने में सक्षम थी, पर पुलिस के पास उसे ढूंढने का अलग तरीका था। ट्रिब्यून के अनुसार पुलिस ने सना के घर व आसपास से सीसीटीवी बरामद कर संदिग्ध के भागने की फुटेज पाई। उस फुटेज में वह छुपने के लिए गहरे रंग के कपड़े पहने हैं। सना का मामला पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ और सबकी नजरें इस्लामाबाद पर थी कि वो इसे सुलझाए। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के कारण 22 वर्षीय उमर हयात को जल्द गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाए गए। पूछताछ में उसने सना की हत्या स्वीकार की। उसने अपना मकसद भी बताया, जो था बदला। कई महीनों तक उमर ने सना से दोस्ती और रोमांटिक इशारे करने की कोशिश की। हर बार उसने उसे शालीनता से मना कर दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया। उमर की गिरफ्तारी और मकसद से पाकिस्तान में भारी आक्रोश हुआ, जहां हजारों युवा महिलाएं अपने देश में महिलाओं की हत्याओं के बढ़ते संकट के विरोध में सड़कों पर उतरी। साल 24 से महिलाओं के खिलाफ घृणा अपराध बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी साल मई में उमर का मामला अदालत में गया। सना के दोस्त और परिवार कार्यवाही देखते रहे। उमर हयात को आखिरकार मौत की सजा, 10 साल की जेल और लगभग 15,639 पाउंड के बराबर जुर्माना भुगतना पड़ा। नंबर 4। शनिवार 10 जनवरी को 52 वर्षीय रचना यादव भारत के दिल्ली शहर में एक और व्यस्त दिन के लिए तैयारी कर रही थी। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और रचना अपने मोहल्ले की सरकारी सलाहकार थीं। जो लोग उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने उन्हें एक दयालु और प्यार करने वाली महिला के रूप में बताया, जो अपनी 2 बेटियों और काउंसलर के रूप में अपने काम के प्रति समर्पित थी। 2023 में इस परिवार पर दुखद घटना घटी, जब उनके पति धिंद्र यादव पर परिवार के सामने हमला हुआ। दुर्भाग्यवश वह चोटों के कारण नहीं बच सके, जिससे दोनों बेटियां पिता के बिना रह गईं। उनके निधन के बाद के महीनों में रचना मजबूती से खड़ी रही और उनका जाना उन्हें डरा या काम से दूर नहीं कर सका। शनिवार सुबह रचना ने अपना ऑफिस खोला, जो कपड़ों की दुकान का भी काम करता था, जहां स्थानीय महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करने आईं। करीब 11 बजे 2 लोग मोटरसाइकिलों पर ऑफिस के बाहर आकर रुके और रचना का नाम लेकर पूछा। जब वह दरवाजे पर पहचान की पुष्टि कर चुकी, तब उन्होंने बंदूक से गोली चला दी। कुछ देर बाद राहगीरों ने, जिन्होंने रचना को सिर में गंभीर चोट के साथ पाया था, पुलिस को बुलाया। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालत गंभीर थी। कुछ घंटे बाद परिवार अस्पताल में मिला और अंतिम विदाई दी। रचना की चोटों के कारण मौत हो गई थी, जिससे जांच हमले के मामले से हत्या के मामले में बदल गई। पुलिस को शक हुआ कि उनके पति की 2023 में मौत इस अपराध से जुड़ी हो सकती है। ऐसा माना गया था कि उन पर हमला इसलिए किया गया और उन्हें रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि या तो वह अपने पति की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ गवाही देने वाली थी या फिर गवाही की तैयारी कर रही थी। विवरण कुछ हद तक अस्पष्ट है क्योंकि विभिन्न स्रोतों में काफी अंतर है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विवाद उनके घर या ऑफिस के पास पार्किंग की जगह को लेकर शुरू हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकियां दी थी। पुलिस जांच रही है कि ये विवाद दोनों हत्याओं से जुड़ा है या नहीं। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उन 2 लोगों को देखा जिन्होंने रचना पर हमला किया था। वे घटनास्थल पर आते और वहां से भागते हुए नजर आए, लेकिन एक समस्या थी, तस्वीर धुंधली थी। उन्हें पता था कि जनता को फुटेज में दिख रहे लोगों की पहचान करने में मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने एक अनोखे रास्ते का सहारा लिया, AI।
शायद पहली बार भारतीय पुलिस ने फुटेज को एआई में डालकर तस्वीर को अपस्केल किया और धुंधलापन हटाया। यहां से पुलिस ने संदिग्ध का पीछा सड़क पर किया और आखिरकार 3 संदिग्धों की पहचान की। पहचान होने पर उन्होंने फोन और डिजिटल रिकॉर्ड निकाले ताकि पुष्टि हो सके कि वे सुबह 11 बजे रजना के ऑफिस के बाहर थे या नहीं। जांच के दौरान रजना के परिवार ने बताया कि वे डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उन्हें अगला निशाना बनने का डर था। जनवरी 2026 में जब दिल्ली पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने की घोषणा की तो ये डर कम हो गए। जुलाई 2026 तक इन तीनों के खिलाफ मामला जारी है और उम्मीद है कि यह जल्द भारतीय अदालतों में पहुंचेगा। नंबर 3, 16 मार्च 2026 को जम्मू और कश्मीर पुलिस को रात करीब 9:30 बजे एक कॉल मिली। छोटा और मोरन मीरान साहिब के निवासियों ने देखा कि दोनों बस्तियों को जोड़ने वाले पुल पर कोई है। जब वे पास गए तो पता चला वह 46 वर्षीय व्यक्ति का शव है जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। जम्मू पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति की गर्दन पर चोट के निशान थे जिससे उसकी मौत हुई। उसके परिवार को तुरंत सूचित किया गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई। बहुत कम सबूत होने के कारण जम्मू पुलिस ने उपनगरों की सड़कों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। उन्होंने फुटेज को रात 9 बजे तक पीछे किया और अपराध को सामने घटते देखा। रात 9 बजे के बाद 2 लोग स्कूटर पर पुल पर जाते दिखते हैं। जब पीड़ित चल रहा था वे उसका पीछा कर उस पर हमला कर दिए। सीसीटीवी और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर अपने संदिग्धों की पहचान कर ली। 18 मार्च को उन्होंने बताया कि दविंदर सिंह और रविंदर सिंह को गिरफ्तार कर आरोप लगे हैं। पूछताछ के दौरान दोनों संदिग्धों ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया क्योंकि उन्हें पता था कि सबूत उनके खिलाफ हैं। द प्रिंट के मुताबिक पुलिस को यह ऑल्सो पता चला कि पीड़ित शायद दविंदर और रविंदर से घरेलू विवाद में था जिससे हमला हुआ। जुलाई 2026 तक दोनों पर मामला जारी है और कभी भी अदालत में जा सकता है। नंबर 2, 57 वर्षीय गौरधी उमा देवी को दयालु, प्यार करने वाली और परिवार, विश्वास व समुदाय के प्रति समर्पित महिला बताया गया। वह भारत के बड़े शहर हैदराबाद के एक फैले हुए मोहल्ले में रहती थी। यह शहर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों और सैकड़ों हिंदू मंदिरों का घर है। ऐसे ही एक मंदिर में भारत की एकमात्र दक्षिण मुखी गणेश मूर्ति है। हर साल हजारों हिंदू इस मंदिर में आकर श्रद्धा प्रकट करते हैं और तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं। मंदिर में कई त्योहार मनाए जाते हैं जहां लोग हिंदू कैलेंडर की खास तिथियों का उत्सव मनाते हैं और अपने समुदाय के लोगों के साथ खुशियां मनाते हैं। इसके अलावा मंदिर रोज की पूजा के लिए भी खुला रहता है। गुरथे रोज मंदिर में प्रार्थना और शांत चिंतन के लिए आते थे। 18 मार्च 2022 भी कोई अपवाद नहीं था और लगभग 6:30 बजे शाम को वह अपने घर से निकली और मंदिर की ओर गई। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके पति ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बड़ा खोज दल तैयार हुआ। परिवार बहुत चिंतित था। पुलिस जांच में पता चला कि वह रात को मंदिर में अकेली थी और पुजारी अनुमुला कृष्णा के साथ थी। कृष्णा को मंदिर में काम के लिए समुदाय में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिली थी और पड़ोसी ऐसा नहीं मानते थे कि वह कोई बुरा काम कर सकता है। शारीरिक तलाशी में कुछ न मिलने पर हैदराबाद पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया। उन्होंने उस रात की फुटेज देखनी शुरू की जब गौरती गायब हुई थी और जैसे ही वे स्क्रीन पर देख रहे थे उन्होंने एक अपराध को वास्तविक समय में होते हुए देखा। कैमरा जांच में दिखा कि कृष्णा मंदिर के बाहर प्लास्टिक ड्रम घसीट रहा था। इससे उनकी शंका बढ़ गई और वे अंदर देखने के लिए जल्दी से मंदिर की ओर भागे। फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया और ड्रम खोलने पर 57 वर्षीय लापता महिला के अवशेष मिले। कृष्णा तुरंत गिरफ्तार हुआ और पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसी शाम उसने गौरती की जान ली थी, यह कहते हुए कि उसने उसे पूजा समारोह के हिस्से के रूप में घुटनों के बल बैठने के लिए कहा था और जब वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी तब उसने उस पर लोहे की छड़ से वार किया। उसके बाद उसने उसका शव ड्रम में रखा
लेकिन उससे पहले उसने उसके सारे गहने और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। कृष्णा ने पुलिस को बताया कि वह उसके गायब होने के बाद अगले कुछ दिनों में उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन मंदिर में पुलिस की तलाशी के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। उसने माना कि यह पूर्व नियोजित अपराध था और उसका मकसद चोरी था। वह आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था और उसने खुद को संभालने के लिए उसके गहनों को बेचने की योजना बनाई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि कृष्णा ने मंदिर की फर्श साफ कर अगरबत्ती जलाई थी ताकि गंध हट सके। अस्पष्ट कारणों से कृष्णा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को आखिरकार जज के सामने आने में लगभग 4 साल लग गए, लेकिन फरवरी 2026 में उन्हें गौरथी की हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 1, 50 वर्षीय चंद्र नागमालिया, जिन्हें दोस्त और परिवार बॉब कहते थे, होशियार और मेहनती पिता और पति बताए गए। उनका जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ था, जहां उनकी मुलाकात उनकी पत्नी निशा से हुई थी। दोनों ने मिलकर कई सफल व्यवसाय जैसे एक रेस्टोरेंट चलाए। दोनों ने बेटे का स्वागत किया और 2020 तक नई संभावनाओं की तलाश करना जरूरी समझा। 2020 में चंद्रा और उनका परिवार डलस, टेक्सास में बसने के लिए लंबा और कठिन कदम उठाया। शुरुआत में बदलाव कठिन था, पर समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि समुदाय ने उनका स्वागत किया। 2025 तक परिवार टेक्सास की जीवन शैली में घुल मिल गया था और चंद्रा को डैलस डाउनटाउन में मोटल प्रबंधक की नौकरी मिली। 10 सितंबर 2025 को चंद्रा अपने परिवार के साथ मोटल में एक और काम के दिन के लिए मौजूद थे। योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज, चंद्रा के सहकर्मी, जिन्हें कभी कभी सहमालिक या साझेदार भी कहा जाता था, उस दिन होटल में थे। सुबह का समय बिना किसी घटना के बीत गया। चंद्रा और योर्दानिस कमरों की सफाई कर रहे थे और उन्हें मेहमानों के लिए तैयार कर रहे थे। करीब सुबह 8:00 बजे चंद्रा योर्दानिस के पास आए और उन्हें तथा अन्य सहकर्मियों को बताया कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और उनसे उसे इस्तेमाल न करने के लिए कहा। गवाहों के अनुसार चंद्रा ने सहकर्मी से अपनी बात का अनुवाद करने को कहा। अनुवाद सुनने के बाद योर्दानिस गुस्से में आकर 50 वर्षीय मैनेजर से बहस करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात और भी ज्यादा बिगड़ते गए और एक समय ऐसा आया जब योर्दानिस वहां से चले गए। 20 मिनट बाद वह वापस लौटे, हथियार से लैस। उन्होंने चंद्रा पर हमला कर दिया। चंद्रा की पत्नी के सामने ही उन्हें कई बार चाकू से गोद डाला। हमला जारी रहा। योर्दानिस ने इतना भयानक कृत्य किया कि हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, उनके परिवार के सम्मान के लिए। निशा, चंद्रा की पत्नी को यह हमला देखना पड़ा और वह अपनी जान से डर रही थी। सुबह 8:30 बजे मोटेल में किसी ने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला। उन्होंने चंद्रा का शव डंपस्टर में पाया और योर्दानिस पर हमले के साफ सबूत देखे। अधिकारियों ने होटल की सीसीटीवी फुटेज में हमले की पूरी घटना पल पल घटते देखी। योर्दानिस को मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि पुलिस के पास चंद्रा पर उसके हमले की फुटेज थी। सितंबर 2025 के अंत में योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज पर हत्या का औपचारिक आरोप लगा। उसके खिलाफ मामला अभी भी चल रहा है। अभियोजन और बचाव पक्ष अभी भी अपनी दलीलें तैयार कर रहे हैं। मामले में आखिरी अपडेट 2025 में आया था। अगली सुनवाई की तारीखें अब भी अज्ञात हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में मिलूंगा।